हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिविजन से। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, कल बोले तो सैटरडे को, कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल संडे था, संडे को वीकली टेस्ट आता है आपका। शाम को वीकली टेस्ट लिया गया था। आपने अगर वीकली टेस्ट नहीं दिया है जाकर के चैनल से दे दीजिए। ठीक है। थाईलैंड के बैंकॉक में 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब फातिमा बॉस फर्नांडेज ने जीता है। ये मैक्सिको की हैं। विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। अमेरिका के द्वारा अभी सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया हैदराबाद में। और ओशन सेट सैटेलाइट, ये HAL और LNT इसके द्वारा बनाए गए प्राइवेट PSLV रॉकेट को लॉन्च करेगा। ये भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट होगा। इसके अलावा 20वां G20 शिखर सम्मेलन ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। भारत भी यहाँ पर हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसमें गए थे और शामिल हुए थे। ट्रंप नहीं शामिल हुए थे। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। डिजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए लियोनार्डो डिकैप्रियो। भारत की पहली देसी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम है बिरसा 101, जिसे सिकिल सेल के उन्मूलन के लिए ये यूज किया जाएगा बीमारी में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बन गया है, नया मेंबर बन गया है सेशल्स। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। लास्ट डे से आपने रिवीजन किया। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। MZT ऐप पर इसकी क्विज और PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और टेलीग्राम पर रात को 9 बजे PDF दी जाती है, तो टेलीग्राम से रात को 9 बजे PDF ले लेना। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मानवीय दानदाता देश बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश जो ह्यूमैनिटेरियन मदद करता है, डोनर का काम करता है, ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने तीसरा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनेशन किया है। कितना? 1.46 बिलियन डॉलर। 1.46 बिलियन। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर यूरोपियन यूनियन है, तीसरा नंबर आता है संयुक्त अरब अमीरात का, जो इतना बड़ी मात्रा में डोनेशन किया हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्रैक किया गया है। टोटल वैश्विक सहायता का 7.2% अकेले UAE ने डोनेट किया है। अब पिछले दिनों में आपने देखा कि इजराइल गाज़ा यहाँ पर वार चल रही थी। गाज़ा इजराइल हमास पर अटैक कर रहा था गाज़ा में, तो वहाँ फ़िलिस्तीनियों को सबसे ज़्यादा ह्यूमन असिस्टेंट मिला था। भारत ने भी यहाँ पर डोनेशन किया था, इसने भी किया था, UAE ने भी किया था, दुनिया भर के तमाम देशों ने किया था, लेकिन UAE का यहाँ ज़्यादा था। ठीक है ना। तो फिलहाल UAE ने 1.46 बिलियन डॉलर का योगदान दिया हुआ है। UAE की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा UAE दिरहम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने कितने नए लेबर कोड लागू किए हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं। और ये लेबर कोड मतलब कि जैसे संहिता होता है ना, आचार संहिता, तो ऐसे ही ये भी है लेबर कोड, लेबर की संहिता। तो लेबर के लिए ये संहिता होगी जो लागू होगा, मतलब उसके तहत लेबर को, जो मजदूर होते हैं, उनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, कौन कौन से उनको किस प्रकार वेजेस मिलेंगे, ये फिक्स वेजेस मिनिमम कितना होना चाहिए, ये सब डिसाइड किया गया है। तो 4 जो है लेबर कोड, या कहें कि श्रमिक संहिता हिंदी में कहें तो श्रमिक संहिता लागू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना। तो ये अब 21 नवंबर 2025 से प्रभावी भी हो गया है। वर्तमान में 4 श्रम संहिताओं को 29 मौजूदा और 10 को पुराने श्रम कानूनों को और सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए लाया गया है। कौन कौन? मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020। ये 4 नई संहिताएं जोड़ी गई हैं, ये बात याद रखना। ये 4 नए लेबर कोड है। अच्छा, अब लेबर की बात आ रही है तो श्रमिक दिवस याद रखना। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है जो ऐसा काम करती है, इसके लिए, इनके अधिकारियों के लिए काम करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है। ठीक है,
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ILO इसको भी याद रखना। ILO का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर होता है, कई बार पूछा गया है, याद रखना। और इसी के द्वारा 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। अगला, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी आपकी, है ना। जैसे कल वीकली अपलोड हुई तो बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, या फिर आप लोग कमेंट पे ही चेक कीजिएगा, पिन कमेंट वहाँ पे ही मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिए हैं तीसरे नंबर के लिए, पहला दूसरा तो फिक्स है। तो जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिए हैं सर्जेई ब्रिन। सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज, नाम याद आ रहा होगा। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने ही तो मिल करके 1998 में गूगल की स्थापना की थी। तो वो गूगल के, या कहें उसी की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के ये लोग वर्तमान में कौन है? संस्थापक में है, चेयरमैन्स में है ना, अध्यक्ष में है। CEO नहीं है, CEO तो सुंदर पिचाई है, दोनों के, अल्फ़ाबेट के भी और गूगल के। ये संस्थापक है, इनका अच्छा खासा वहाँ स्टेक है, शेयर होल्डर हैं ये। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में अल्फ़ाबेट के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी गई, इसी वजह से इनका भी आमदनी बढ़ा और ये पहुंच गए तीसरे नंबर पर। पहला स्थान एलन भैया का है फिक्स, टेस्ला, एक्स, स्पेस एक्स, द बोरिंग, द हाइपरलूप, ऐसी तमाम कंपनी के CEO हैं, अध्यक्ष हैं। दूसरा स्थान है लैरी एलिसन का, जो ओरेकल के फाउंडर हैं। तीसरा स्थान है लैरी पेज का। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने मिलकर के, मैंने आपको बताया, उन्हीं में से लैरी पेज अल्फ़ाबेट के ये CEO हैं, गूगल के भी, अल्फ़ाबेट के और गूगल के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। चौथा स्थान है जेफ बेजोस का, जो कि अमेजन के और ब्लू ओरिजिन के ये संस्थापक हैं। ब्लू ओरिजिन अमेजन की ही स्पेस कंपनी है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे कहते हैं, इसका पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है अभी संदीप प्रधान को। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, संदीप प्रधान ये IRS ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू होल टाइम मेंबर, आजीवन सदस्य, ठीक है ना। तो 3 पूर्णकालिक सदस्य वर्तमान में हैं, जैसे अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और श्री संदीप प्रधान। अब ये 3 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे सेबी के, इनका भी कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। सेबी जो है ये शेयर मार्केट में धोखाधड़ी, रेगुलेशन, इन सब मामलों को देखता है। शेयर मार्केट में कोई ढंग से रहे, म्यूचुअल फंड में कोई ढंग से रहे, वहाँ सही तरीके से, कानूनी तरीके से काम करे, व्यवहार करे और लोगों से धोखाधड़ी ना करे, ये इंश्योरिटी देता है ये, ठीक है ना। तो अगर शेयर बाजार में कोई चीज़ होता है, धोखाधड़ी या कुछ भी केस होता है, तो यही उस पर एक्शन लेता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअल में स्थापना तो इसकी 1988 में हुई थी, लेकिन एक्चुअल पावर इसको 1992 में दी गई थी, हर्षद मेहता स्कीम के बाद। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे, ये इसके नए अध्यक्ष हैं, याद रखना नाम। अगला, हाल ही में किसको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जाना था और अब ये दिया गया है। ये जब अनाउंस हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था और अब फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, कल इनको दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ आप जानते हो भारत के साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये भारत की प्रमुख भाषाओं के लिए दिया जाता है। इस बार इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए पहला मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा पहला हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को। पहली महिला कौन बनी थी? तो आशा पूर्णा देवी बनी थी ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहला 1966 में दिया गया था। स्थापना इसकी शांति प्रसाद जैन ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। 11 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। याद रखना, वाग्देवी की प्रतिमा ज्ञानपीठ में दिया जाता है, ये पूछा जा सकता है।
इसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट डिटेल के साथ हमारी ई बुक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप ई बुक से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मंथली, 3 मंथ की, 6 मंथ की। इसके अलावा स्ट्रेटेजी के मूल विधि, सामान्य विज्ञान, ऐसी बहुत सारी तमाम ई बुक्स हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की। ये सब एग्ज़ाम पर आपको मिल जाएंगी MJT ऐप पर। सारी ई बुक जो हैं MJT ऐप पर जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ई बुक्स मिलेंगी। ई बुक से आप पढ़ाई करके एक बार देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, ऐसे ई बुक सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगला, हाल ही में किसे टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में केंद्र ने बहुत सारे नए सचिवों की नियुक्तियां की है। तो बहुत सारे नए सचिव आए हैं, उनमें से अगर टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके बनाए गए हैं अमित अग्रवाल, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में चेंजेस हुए हैं? नीरज मित्तल की जगह पर अमित अग्रवाल आए हैं। अब नीरज मित्तल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव देखेंगे, इसका कार्य देखेंगे। अतीश चंद्रा ये विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कृषि मंत्रालय में कार्यभार देखेंगे। देवेश चतुर्वेदी ये कृषि सचिव का पद ग्रहण किए हैं। और वी विद्यावती ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जाकर के अपना काम संभालेंगी। श्रीवत्स कृष्णा ये पर्यटन सचिव होंगे, जो पहले विद्यावती थी अब ये होंगे। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का काम देखेंगे। और वहीं विधि मामलों के विभाग की अंजू राठी राणा जो हैं ये 23वें विधि आयोग के सदस्य की सचिव होंगी, ठीक है, अंजू राठी राणा। अगला, भारतीय डाक ने कहां पर जनजी थीम पर आधारित पहला डाकघर खोला है? तो जनजी थीम पर आधारित पहला डाकघर खोला गया है IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। जनजी क्या है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे 1997 के बाद और 2013 से पहले, इसके बीच में जो जन्मे व्यक्ति हैं, जो जन्मे युवा हैं, उन्हें जनजी कहा जाता है। तो ये जो जनजीज हैं, जनजीज पर थीम पर आधारित ये पहला अभी डाकघर खोला गया है IIT दिल्ली में। आपके सामने ये आर्टिकल है, जनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस एट IIT दिल्ली। अब ये जनजी थीम पर है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, भारत का पहला 3D ऑफिस, भारत का पहला 3D ऑफिस, 3D प्रिंटिंग से बनाया गया ऑफिस कहाँ खुला था? तो बेंगलुरु में, ठीक है ना, कर्नाटक में। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। और 3D प्रिंटर मंदिर पूछा जाएगा तो तेलंगाना में बता देना। खैर, इस पर आते हैं। तो यहाँ जनजी थीम पर आधारित ये है और डाक सेवाओं से जोड़ना, ये बात है। अच्छा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है, डाक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है जी। अगला, कहाँ पर आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 20 मेडल जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। 9 गोल्ड आया भारत का और 6 सिल्वर, 5 कांस्य, टोटल 9 6 15 5 20, टोटल 20 मेडल आए हुए हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 गोल्ड जीता है और पुरुष मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड जीता है, ठीक है। तो 9 गोल्ड टोटल आए। दूसरे पर उज्बेकिस्तान रहा, भारत रहा मेडल टेबल में टॉप पर। तीसरे पर रहा इंग्लैंड। अगला, तो भारत इसकी मेजबानी किया था। असम सरकार ने किस कानून के तहत बांग्लादेशियों को वापस भगा रहा है? इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी। एक असम का अप्रवासी अधिनियम 1950 है, इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 है। तो इसको लागू कर दिया गया है और ये 1950 का कानून है जो अब लाया गया है ना। और इस वजह से असम से बहुत तेजी से बांग्लादेशी भाग रहे हैं, क्योंकि इस कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं या राज्य की सरकार होती है, वो अवैध बांग्लादेशी पाएगी या अवैध अप्रवासी पाएगी, किसी भी देश का हो, उसको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर डिपोर्ट कर सकती है। मैंने इस पर आपको एक वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर जाकर के देखिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ये जो इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट है, ये होता क्या है, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ट्रेंडिंग टॉपिक की भी वीडियो आती है चैनल पर, और देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोग पसंद करते हो।
उसमें कोई एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया जाता है, तो जिससे आपको आसपास के सारे पहलू उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक फॉलो करते होगे तो आपको ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व के बारे में भी एक अच्छी समझ स्थापित होगी। तो आप ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। और देखते ही हो फिलहाल, अगर छूट जाता है तो उसको मिस मत किया कीजिए। 75 साल पुराना केंद्रीय कानून है ये, 1950 में लाया गया था और राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट को अवैध प्रवासियों को 24 से 48 घंटे में देश से निकालने का अधिकार है। इस एक्ट का नाम है द इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950, ठीक है। इस कानून की ये प्रमुख बातें हैं। कुछ में अपवाद हैं, जैसे 1947 के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगों से जो आए हिंदू हैं, भाग कर आए थे पाकिस्तान से, मतलब तब पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, तब आए थे, तो ये कानून उन पर सख्ती से लागू नहीं होता, लेकिन बाकी लोगों पर सब पर सख्ती से लागू होगा, ठीक है। तो असम के मूल निवासियों के हितों के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी करता है या जनजातियों के हितों के नुकसान को कोई पहुंचा रहा होता है या वहाँ की राज्य सुरक्षा या जनसंख्या संतुलन खतरे में डाल रहा होता है, तो ऐसे में उन अवैध प्रवासियों को निकाला जा सकता है। अगला, भारत में जन्मी पहली चीता मुखी हाल ही में कितने शावकों को जन्म दिया है? एक नया रिकॉर्ड और एक बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। भारत में पहली चीता है मुखी, जिसको ज्वाला नाम की चीता ने जन्म दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये भारत की पहली वयस्क चीता बनी थी, है ना, बताया था ना मैंने, क्योंकि वयस्क किसे कहते हैं, जो 30 माह की अवधि पूरा कर ले। तो पहली वयस्क चीता बनी थी। अभी हाल ही में इसने 5 शावकों को जन्म दिया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि एक टाइम पर ये देखा जा रहा था, कुछ केसेस आए थे कि चीते आए लेकिन उसमें से कुछ मर गए। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि क्या यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्या प्रोजेक्ट चीता क्या फेल हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट चीता का सक्सेस इतना रहा कि आप समझिए कि आज के टाइम पर देश भर में 32 चीते हो गए हैं, और वो भी मात्र 3 सालों में। 2022 में 17 सितंबर को पीएम मोदी के बर्थडे पर शुरू किया गया था ये, है ना, 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था प्रोजेक्ट चीता, और अब मात्र 3 सालों में ही वर्तमान में 32 चीते हैं और नया जन्म भी हुआ है, देखिए 5 शावकों का। तो ज्वाला इसकी माँ का नाम था, मुखी ये हुआ जो पहली वयस्क भी बनी, और इसी ने भी चीतों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, याद रखना, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको, अच्छा, कुनो नेशनल पार्क में ये रखे गए हैं, ये भी याद होगा आपको। नमीबिया से लाए गए थे, सबसे पहले नमीबिया से लाए गए 8 चीते, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए गए। अभी बात चली है कि अब बोत्सवाना से भी लाए जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीकी देशों से लाए जा रहे हैं चीते भारत में। दो ही ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर ये रखे गए हैं। एक तो कुनो नेशनल पार्क में सबसे पहले रखे गए और सबसे ज़्यादा वहाँ मात्रा में वहाँ पे हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए लोकेशन को, इनमें से कुछ शावकों को कुछ चीतों को ले जा करके वहीं मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी रखा जा रहा है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ पर 3 चीते रखे गए हैं और 29 चीते जो हैं ये कुनो नेशनल पार्क में हैं। याद रखना, केवल 2 ही पूरे भारत में 2 ही नेशनल पार्क हैं जहाँ पर ये है चीते अवेलेबल। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कल मैंने पूछा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी, 1986 से, 1986 से। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, ये आपको आज बताना है। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, ये भी बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।